Informed minority will always win battle of information against uninformed majority. In other words, uninformed majority will always lose battle of information against informed minority. कहा जाता है कि हम IR4 की एज से गुजरे हैं। तो ये IR4 क्या चीज़ है? Industry 4.0 is all about information, data and technologies being deployed to make sense of that data. आजकल जिसके पास डाटा ज़्यादा है, उस डाटा को हार्नेस करने की, प्रोसेस करने की और कमर्शलाइज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है. They are the kings of Industry 4.0. टेक्नोलॉजी को लेके हमें थोड़ा सा डिवाइड नज़र आता है। ये इस डिजिटल डिवाइड की वजूहात क्या हैं? ये सिर्फ फ़र्क क्या पड़ रहा है? इस पर आप क्या बात करेंगे? Global digital divide means the unjust or uneven distribution of digital technologies and resources across the world. It is not just a global digital divide, it is an extreme and absolute divide. Global digital divide exists due to structural dependencies and institutional deficiencies in global south. उसने पैसे लगाए हैं बॉस, वही उसका फ़ायदा भी उठाएगा ना। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सब एक्टर्स को या सब कंट्रीज को कहा जाए गो एंड विन द रेस और उनके पास इक्वल कैपेबिलिटीज हों तो फिर तो जो कोई आगे निकल जाएगा हम कहेंगे कि इट वाज फेयर. बट इफ सम पीपल आर बीइंग पुश्ड बिहाइंड और फिर उसकी बेस पे कुछ लोग आगे निकल रहे हैं देन वी से दिस इज अनजस्ट, दिस इज अनफेयर. Colonialism means use of digital technologies for political, economic and social domination of another country. जो डिजिटल colonialism है ये कोई नई चीज़ नहीं है. It is just next stage in the earlier forms of colonialism. The engines and vehicles of this digital colonialism are big tech companies. They extract the data from global south and they transfer it to their own servers and data centers in global north और उसकी बेस पे वो सारा प्रोसेस करते हैं for their own capital and profit accumulation. मेरे और आपके या हमारे 22 करोड़ लोगों का डाटा उनके पास चला भी गया तो इसमें कोई मसला? ट्रेडिशनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे: लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. आजकल 5th ऐड हो गया है जिसको हम कहते हैं डाटा. डाटा एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है. इट इज समथिंग दैट वी कैन मेक जनरेट वेल्थ आउट ऑफ. उसकी बेस पे इकोनॉमीज खड़ी हो. तो मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जो मेरी इजाजत के बगैर कहीं जा रहा है और मुझे पता भी नहीं. फाइंड एनी ethical dilemma या ethical concern in this, people should be thinking about it. तो दुनिया में कहीं सक्सेसफुली साइबर सिक्योरिटी के लॉज बनाए गए हों, उसको प्रोटेक्ट किए हो, जो इंडिविजुअल है उसकी भी राइट्स का ख्याल रखा गया हो? यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता. ना कोई ऐसी सेट ऑफ रूल्स है, कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको गवर्न करती है. उसके ऊपर कोई काम नहीं. ग्लोबल IT आउटेज हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अफेक्ट किया. 80 मिलियन डिवाइसेज वर अफेक्टेड. बहुत बड़ा लॉस हुआ. क्राउड स्ट्राइक ने कहा कि वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच. कुछ लोग कहते हैं नहीं टेक्निकल ग्लिच नहीं था, इट वाज अ DDoS साइबर अटैक. जो भी था दुनिया को नुकसान हुआ. माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक आर नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल क्योंकि इंटरनेशनल लॉ किधर है. व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी कि ये जो टेक्नोलॉजिकली हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो नहीं हो पा रहा? तो पहले तो ये कि स्ट्रेटेजिक विजन क्लियर होना चाहिए कि हम इस डिपेंडेंसी से कैसे निकलेंगे और हमें क्या काम करना है. काम होता है 4 लेवल्स के ऊपर: इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल. The level that steers all these levels, gives them a direction, that is the government. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट. हम देखते हैं कि इंसानी तारीख में जब जब कोई मेजर इनोवेशन होती है तो वो इंसान के जो आपस में तजारती ताल्लुकात हैं सिर्फ उस पे फ़र्क नहीं डालता, लेकिन बल्कि पूरे के पूरे इंसानी माशरे, समाज पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं. वो पहिए की ईजाद हो, वो 18वीं सदी में मशीन की ईजाद हो, वो 19वीं सदी में बिजली या टेलीफोन की ईजाद हो, या वो 20वीं सदी में कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ की इनोवेशन हो. हम देखते हैं कि इस सब ने ताकत का जो महवर है वो बदल के रख दिया. बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी सल्तनतें दुनिया के नक्शे से गायब होती हैं और वहीं दूसरी जानिब कुछ नए ममालिक, नई ताकतें सामने आती हैं. हालिया 1 महीने में दुनिया में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं, उसने तमाम ममालिक में सोचने वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये टेक्नोलॉजी जो हमारी तरक्की का बायस है, कहीं वो हमारी मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा तो नहीं. इस पर बात करने के लिए और इससे जुड़े बहुत से मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह मोहम्मद साहब, जो कि रिसर्चर हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में. उनको सबसे पहले वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम शाह साहब. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर, थैंक यू फॉर कमिंग. शाह साहब,
डिटेल में जाने से पहले आई वुड लाइक कि आप व्यूअर्स के लिए थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ, मेरी जो बैचलर्स है वो मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की। वहाँ पे कुछ मन नहीं लगा। अच्छा। देन आई थॉट आई शुड परस्यू करियर ऑन पॉलिसी साइड। देन आई वाज थिंकिंग अबाउट सम आइडियाज़ कि उसको कैसे जो है मटेरियलाइज किया जाए। तो in a few years I started my MPhil in Peace and Conflict Studies from Nust University, Islamabad. So I was always trying to shift to policy and research side, social sciences. But मैं ये चाह रहा था कि किसी तरीके से एक ऐसी opportunity मिले that I could merge these both two things, in a job or in an opportunity where I could bring those two things together, engineering or technology and then security or research. So I got that opportunity in Center for Aerospace and Security Studies, where I'm currently working. It is working on emerging technologies, अच्छा। aerospace, strategic foresight, security issues. बाकी उसके अलावा I am also a member of a global policy network called Future Leaders Connect, which is being hosted by British Council and Cambridge University. And I've also done a fellowship research fellowship with the German organization Hans Seidel Foundation. तो ये एक ब्रीफ सा है मेरी जर्नी के बारे में। ब्रीफ आपने कहा, लेकिन माशाल्लाह इट कवर्स एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू डिस्कस टुडे, और आप यू आर द राइट पर्सन, आई वुड से। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने एक थोड़ी सी स्टार्ट में बताया ब्रीफ सा, थोड़ा सा मैं उसमें चाहूँगा कि हम डिटेल में जाएं और समझें कि पहले तो आप हमें व्यूअर्स को ये बताएं कि कहा जाता है कि हम IR4 की एज से गुजरे हैं। भाई IR4 क्या चीज़ है, और आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट इससे जो थ्योरीज हैं वो IR4 के बारे में क्या कहती हैं? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री 4.0 को समझने के लिए हम एक गेम की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। डेफिनेशंस कैन समटाइम्स बी अ लिटिल बोरिंग एंड अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपने वेयरवुल्फ गेम के बारे में सुना है? नहीं, बिल्कुल। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम इन द वेस्ट। उसमें होता ये है कि देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स एंड दे आर सिटिंग टुगेदर इन अ लार्ज नंबर। एवरीवन इज़ गिवन अ पीस ऑफ पेपर। उस पेपर के ऊपर या तो विलेजर लिखा हुआ है या वेयरवुल्फ लिखा हुआ है। तो जिसके पास विलेजर आता है, ही और शी हैज़ टू अडॉप्ट द कैरेक्टर ऑफ दैट विलेजर, और जिसके पास वेयरवुल्फ आता है, ही और शी हैज़ टू अडॉप्ट द कैरेक्टर ऑफ दैट वेयरवुल्फ। लेकिन मसला ये है कि उसमें सिर्फ 2 वेयरवुल्फ्स हैं और बाकी सारे विलेजर्स हैं। लेकिन विलेजर्स को नहीं पता कि वेयरवुल्फ्स कौन है। सो दिस इज़ अ वेरी सीक्रेटिव थिंग। जब रात का टाइम होता है तो वेयरवुल्फ्स एक विलेजर को मार देते हैं, राइट? और देन जब दिन का टाइम होता है, देन विलेजर्स हैव टू गेस कि वो कौन सा वेयरवुल्फ है जिसने हमारे बंदे को मारा। ऑफ कोर्स उनको नहीं पता, दे जस्ट हैव टू गेस, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत गेस करते हैं, तो वो फिर अपने ही किसी बंदे को मार देते हैं। एंड देन दी गेम कंटिन्यूज़। फिर से रात होती है, वेयरवुल्फ्स एक और बंदे को मार देते हैं, अगले दिन फिर वो एक गलत गेस करते हैं। इस तरह विलेजर्स की पॉपुलेशन कम होती चली जाती है और वेयरवुल्फ जो है वो गेम अक्सर व बेशतर जो है वो गेम जीत जाते हैं। The game of werewolf was invented by a student in Russia to prove his thesis that informed minority will always win battle of information against uninformed majority. In other words, uninformed majority will always lose battle of information against informed minority. The point is, Industry 4.0 is all about information, data, and the technologies being deployed to make sense of that data, right? आजकल जो डाटा है, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। आजकल जिसके पास डाटा ज़्यादा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंट्री के पास डाटा ज़्यादा है, उस डाटा को हार्नेस करने की, प्रोसेस करने की और कमर्शलाइज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। दे आर द किंग्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0। अब आजकल ये सवाल तो बहुत अहम है कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है, उसकी मार्केट डायनामिक्स क्या हैं या उसके ट्रेंड्स क्या हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इंडस्ट्री 4.0 में डाटा और टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करता है। ग्लोबल डाटा फ्लोज क्या कहते हैं, ग्लोबल डिजिटल वैल्यू चेन्स की डायरेक्शन किस तरफ है, कहाँ से किधर जा रहे हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन अदर वर्ड्स, हु आर द वेयरवुल्फ्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0। पहले हम ये कहा करते थे इन ट्रेडिशनल टर्म्स दैट इफ़ यू want to understand global politics, follow the money. Now we say, if you want to understand global politics, follow the data. तो there is a technical side to industry 4.0 and then there is a political, economic and philosophical side to it. तो मेरे ख्याल से इस पूरे फिनोमिनन को एक इंटरडिसिप्लिनरी लेंस से देखने की ज़रूरत है। राइट, इंटरेस्टिंगली पुट। अब इसमें जो मेरा सवाल है,
जिस तरह आपने कहा टेक्निकल साइड पे जाने से पहले थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड पे जाते हैं, एंड रीज़न बीइंग क्योंकि ये डिस्कशन स्टार्ट हुई है कि जो बिजनेसेस हैं ख़ासतौर पे जो टेक से रिलेटेड हैं, और जिस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क जो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पे शायद मौजूद है, वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे टेक्नोलॉजी में या डाटा में जो भी अपना बिजनेस लेके जा रहे हैं उसको प्रॉफिटेबल भी बनाएं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं उन पे जिम्मेदारी ये भी आयत होती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को भी देखें। तो ये म्यूचुअली चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई कंक्रीट टेक्नोलॉजिकल बात नहीं है, उसमें बात पहले उसकी थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल साइड है। तो उसमें मैं थोड़ा पहले समझना चाहूँगा कि इंडस्ट्री 4 को लेके कोई ना कोई थ्योरीज मौजूद होंगी कि ये किसको फ़ायदा देती है, किसको नुकसान देती है, ये कैसे प्रोग्रेस कर सकती है, नेशन स्टेट्स कैसे इसमें अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब ये आपने डाटा और इन्फॉर्मेशन की बात की, तो इंटरनेट जब आया तो दुनिया ने कहा ग्लोबलाइजेशन हो गई, अब तो सारे ममालिक की ये बाउंड्रीज़ वगैरह कुछ नहीं करती। तो इस पे आपकी क्या टेक है? देखिए, वैसे तो सारी डिस्कशन एम्पिरिकल और डाटा ड्रिवन ही होनी चाहिए, अच्छा। लेकिन थ्योरीज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि सोशल साइंसेज में और पॉलिसी साइड पे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं विच ऑफर अ लेंस टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। दे ऑफर अ पर्सपेक्टिव टू मेक सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। उनको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स कहते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जो बहुत बड़ा है, उसको मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगा कि थ्योरीज तो बहुत बहुत एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ लोग, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स या पॉलिसी मेकर्स एक थ्योरी में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उसके ही इर्द गिर्द अपनी सोच का दायरा महदूद कर देते हैं और उसकी बेस पे ही सारा एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, सारी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और फिर बाद में कुछ और लोग होते हैं जो कुछ और थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो भी बड़ा उसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उसमें अपनी सोच का दायरा महदूद कर देते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि एक थ्योरेटिकल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम डिसिप्लिनरी फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। एक जहनी इंतशार का आलम होता है, जामियत का फुकदान हो जाता है, कंप्रीहेंसिव अप्रोच नहीं रहती। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स, दे कांट कम ऑन सेम पेज, ऑन वन पेज, राइट? दे कैन नॉट इस्टेब्लिश अ कंसेंसस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टू फाइंड अ सोल्यूशन। कंसेंसस ही नहीं है बिकॉज एवरीवन इज डिवाइडेड इन डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें आई पर्सनली बिलीव इन अप्रोच जिसको कहते हैं थ्योरी ट्रायंगुलेशन अप्रोच। उसमें हम ये करते हैं कि वी टैप इनटू मल्टीपल थ्योरीज and we try to make sense of whole thing through insights being offered by all those theories, और उसकी बेस पे हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि थ्योरेटिकल फ्रेगमेंटेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, होराइजन्स ब्रॉड हो जाते हैं और अंडरस्टैंड करने में, स्पेशली इंडस्ट्री 4.0 को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मज़ीद जो है वो आगाही मिलती है। अब अगर थ्योरीज़ की बात करें तो कुछ चंद थ्योरीज़ हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, और मेरा जो ये सारी डिस्कशन है वो ट्रायंगुलेशन अप्रोच की बेस पे ही होगी कि माय डिस्कशन वुड रिफ्लेक्ट ऑल दोज थ्योरीज बिकॉज द अल्टीमेट एंड इज़ जस्ट टू सीक द ट्रूथ एंड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, इन सारी थ्योरीज और एम्पिरिकल डाटा की बेस पे। तो पहली है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जो इनोवेशन है या टेक्नोलॉजी है, इट डिफ्यूजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर या वन सोसाइटी टू अनदर। तो उसमें पहले कुछ अर्ली इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, फिर मेजॉरिटी उसको अडॉप्ट करती है, एंड देन देर आर सर्टन लैगर्ड्स जो लैग कर रहे होते हैं। और इस पूरे डिफ्यूजन के प्रोसेस को कुछ फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एंड देन देर इज़ अनदर थ्योरी विच इज़ कॉल्ड टेक्नो रियलिज्म। इट बिलीव्स इन द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज़ इनहेरेंटली सिक्योरिटी सेंट्रिक एंड इट इज़ ड्रिवन बाय पावर पॉलिटिक्स। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। तो उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। दिस प्लेसेस टेक्नोलॉजी एट द सेंटर एंड देन डिटर्मिन्स एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी जो है वही डिटर्मिन करती है आपकी पॉलिटिकल लाइफ को, आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को, और इवन टेक्नोलॉजी जो है वो वही डिटर्मिन या शेप करती है ह्यूमन एवोल्यूशन को, राइट? और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है। उसका ओरिजिनल जो प्रीमाइस है वो ये है कि द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कोर कंट्रीज एंड पेरिफेरल कंट्रीज। तो उनके बीच में एक एक्सप्लॉयटेटिव कोर पेरिफेरी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कोर कंट्रीज पेरिफेरल कंट्रीज को एक्सप्लॉयट कर रही हैं। तो आजकल के इंडस्ट्री 4.0 के एरा में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे आर बीइंग इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड बाय कोर कंट्रीज टू एक्सप्लॉयट the peripheral countries.
देन लास्टली एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो किसी भी मुल्क का इदारा जाती अमल होता है वो तय करता है कि ये मुल्क कहाँ तक जाएगा। अगर इदारों में कुछ गड़बड़ है, इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसीज हैं, इंस्टीट्यूशनल डिके है, तो वो कंट्रीज़ लैगर्ड्स होंगे, राइट। और अगर इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर कंपैटिबल टू द नीड्स ऑफ द टाइम्स, तो फिर जो है वो कंट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगा इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड इवन इन इंडस्ट्री 4.0। तो जो ट्रायंगुलेशन की बात मैंने की थी, अगर हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी को लिंक करें टेक्नो रियलिज्म के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दैट इज़ बीइंग डिटरमिन्ड बाय जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ब्रॉडन हो गया ना होराइजन। ठीक है। और फिर जब हम उसी थ्योरी को, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को डिपेंडेंसी के साथ लिंक करते हैं, तो वी कैन से कि डिपेंडेंसी इज़ बीइंग डिटरमिन्ड बाय कोर पेरिफेरी रिलेशंस। ठीक है। और अगर हम डिपेंडेंसी को इंस्टीट्यूशनलिज्म के साथ लिंक करें, तो वी कैन से यस देयर इज़ अ ग्लोबल डिजिटल डिवाइड, डिपेंडेंसी है, बट जो ग्लोबल साउथ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो अपने इदारों के दम पे, यू नो, थ्रू द टेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स, वो इस डिपेंडेंसी के साइकिल से निकल सकते हैं। दे कैन ब्रेक लूज द शैकल्स ऑफ सर्विट्यूड। तो ये थोड़ी सी कुछ नहीं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स जितनी भी हैं। तो थोड़ा अब हमने खुद अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है और इसको समझना है। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब जैसे मैंने बात की मशीन आई, तो मशीन जब कुछ हाथों में गई, तो वो अगर इंसान दोस्त हाथ नहीं थे, तो माशरे में इस्तेसाल पैदा हुआ। कल के जो हुनरमंद थे वो आज के बिल्कुल गरीब तबके में बदल गए। मतलब कल उनकी डिमांड थी, मशीन के आने के बाद उनकी डिमांड ख़त्म हो गई। मतलब इस तरह का हम देखते हैं तारीख़ में भी, ख़ास तौर पे ये बरेज़ीम पाक व हिंद का भी हम अगर देखते हैं तो इधर भी हुआ, यूरोप में भी हुआ। और उसकी बेस पे बड़ी बड़ी ताकतें सामने आईं, कंपनियाँ आईं। कंपनियों की बुनियाद पे वो जो आपकी थ्योरी है अदारा जाती, तो वो जो अदारा काइंड ऑफ कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बन गई और उसने आके कॉलोनियलिज्म की बुनियाद रखी, मुख्तलिफ कॉलोनियल स्टेट्स बन गई, क्योंकि वही अदारे अपने अपने मुल्कों में पावर में आ गए। तो एक डिवाइड पैदा हुआ बिटवीन द कॉलोनियल स्टेट्स या स्लेव स्टेट्स, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि तकसीम पैदा हुई, जो कि शायद मीशत की बुनियाद पर थी या मशीन की या टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर थी। लेकिन अभी तो दौर थोड़ा सा बदल गया ना। अब तो वो जिस तरह कहा जाता है कि AI आया है, ठीक है, तो AI के बारे में ये कहा जाता है कि ये पहली दफ़ा दुनिया में हुआ है कि सबके पास एक जैसा एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी आया है। वरना वो किसी लैब के अंदर या पहले टेक्नोलॉजी आती है, उसको टेस्ट किया जाता है और उस पर ख़ास कुछ पावर्स का एक्सेस होता है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि वो आ गया, कि दुनिया में आ गया। ऑल्दो ये एक थ्योरी मौजूद है, ये लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंट्रोल तो फिर भी शायद कुछ ही कंपनीज़ के पास है। तो एक इस सब को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके हमें थोड़ा सा डिवाइड नज़र आता है। तो दुनिया में इसको शायद डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। इस पे आपका कितना बिलीफ है, या इस डिजिटल डिवाइड की वजूहात क्या हैं, या इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इस पर आप क्या बात करेंगे? ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को अगर मैं एक सेंटेंस में थोड़ा सा बयान करूं, तो इट मीन्स द अनजस्ट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो डिजिटल इकोनॉमी में या इंडस्ट्री 4.0 में बहुत आगे निकल गए, कुछ ऐसे हैं जो बहुत पीछे रह गए। तो ये जो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड है, ये आज का नहीं है। इट हैज़ इट्स रूट्स इन इंडस्ट्री 1.0। जब कॉलोनियल एरा स्टार्ट हुआ था, तो तब कुछ गैप्स रह गए थे जिनको एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी बिना पे आगे चलते हुए जो है वो आज जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गई हैं, जिसको ग्लोबल डिजिटल डिवाइड आजकल के दौर में कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं वाकई में, जिस तरह आपने कहा, कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, दिस इज़ जस्ट शैलो स्लोगन ऑफ ग्लोबल साउथ। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ की दुनिया में जाएं, इफ़ वी लुक एट द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उन्हीं के इदारों के, उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशंस के, तो हमें पता चलता है कि येस इंडीड देयर इज़ अ ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। It is not just a global digital divide, it is an extreme and absolute divide. फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है। 34% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और इसका मतलब 2.4 बिलियन पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। और ये हम इंडस्ट्री 3.0 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट तो इंडस्ट्री 3.0 की इन्वेंशन है। और उसके बाद जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
जिनमें अक्सर अफ्रीका में हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, वहाँ पे सिर्फ 33% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, राइट। और अराउंड 65% के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। शॉकिंग। और 5G टेक्नोलॉजी का तो आपको पता ही है, दैट इज़ वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और वो सिर्फ कंसनट्रेटेड है डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर। और फिर चलें डेटा सेंटर्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज डेटा सेंटर्स आर द की टू डिजिटल इकोनॉमी, they are the key to digital technology, especially AI and cloud computing. तो इस वक्त पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,500 डेटा सेंटर्स हैं, और उसमें से 7,000 वेस्ट के पास हैं, राइट। और सिर्फ यूएस में 5,500 है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स ब्राज़ील के पास हैं, एंड दे आर अराउंड 164। और अगला सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान के पास कितने हैं? तो पाकिस्तान के पास है 22। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास 22 डेटा सेंटर्स हैं तो वो डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ स्टोरेज पर्पसेस के लिए, वो कोई डिजिटल इकोनॉमी में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वहाँ से कोई कमर्शियल एक्टिविटी डिराइव नहीं हो रही, वो इंस्टीट्यूट सेंट्रिक होंगे अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए, राइट। तो वो जस्ट स्टोरेज के लिए यूज़र है, तो उसमें कोई या क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से उसमें कुछ सर्विसेज हमें वो कंट्रीब्यूट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब अगर R&D की बात करें, बिकॉज R&D इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जितनी भी R&D हो रही है वो 95% डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंसनट्रेटेड है, 5% डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास है, और सिर्फ 10 डेवलप्ड कंट्रीज़, एडवांस्ड कंट्रीज़ के पास 80% शेयर है R&D का। तो ये कुछ हकायक हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये क्लेम करते हैं, बल्कि हम सब्सटेंशिएट करते हैं, इन हकायक की बुनियाद पे प्रूव करते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स अ ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है, यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। उसकी एक एनुअल रिपोर्ट शाया होती है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, जो अभी रिसेंट शाया हुई थी 2023। इट सेज दैट द global market share of advanced technologies, emerging technologies of Industry 4.0 is around $1.5 trillion, and it is expected to grow by $9.5 trillion by 2030। और उसका जो मेजर चंक है, एब्सोलूट मेजर चंक, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और R&D, इकोसिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वहाँ पे हैविली कंसनट्रेटेड है। और इसी इदारे के साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेड हैं, उन्होंने एक बयान दिया था अभी जो लास्ट UN जनरल असेंबली का सेशन हुआ। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, आई स्टिल रिमेंबर दैम। ही सेड, एंड आई कोट, कि द डिजिटल इकोनॉमी कंटिन्यूज टू बी डोमिनेटेड बाय अ फ्यू स्टेक होल्डर्स इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़। ये उसका बयान है। अब बयान से तो बात कन्वे हो जाती है, लेकिन हमारी फील्ड में सोशल साइंस में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं डिस्कोर्स स्टडीज़। तो हम डिस्कोर्स एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, लैंग्वेज का, स्पीचेस का, एक्सप्रेशंस का। तो अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस कंडक्ट करें, उसका मकसद ये होता है कि यू ट्राई टू इंटरप्रेट और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज सेड एंड व्हाट वाज नॉट सेड, what was said and what was omitted. So what was not said, will we focus on that now? तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि what he wanted to say was, उसने दो वर्ड्स बड़े अहम यूज़ किया ना, एक डोमिनेशन और दूसरा स्टेक होल्डर्स। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि what he wanted to say on the डोमिनेशन की जगह पे what he wanted to say was monopolization, और स्टेक होल्डर्स की जगह पे he wanted to say कंपनीज। बस क्योंकि इंटरनेशनल फोरम है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स इतना क्लियरली आप नहीं कह सकते, बट द आइडिया वाज कन्वेड। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इसको सम अप करूँ, तो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसीज एंड इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसीज इन ग्लोबल साउथ। ठीक है, मतलब इसमें मैं इस पॉइंट पे आने लगा था, लेकिन आपने पहले ही एड्रेस कर दिया। आई वांटेड टू से कि ये मतलब जिसके पास कैपिटल सेंट्रिक है, या वो जो R&D में, आपकी सारी स्टेट से मुझे समझ है, जो R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो काइंड ऑफ इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा भी उठा रहा है, या वो उसको रूल भी कर रहा है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। मतलब जिसने पैसे लगाए हैं बॉस, वही उसका फ़ायदा भी उठाएगा ना। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? मतलब आर वी सेइंग दैट देयर इज़ समथिंग स्ट्रक्चरली रॉन्ग हेयर, या वी आर हाईलाइटिंग द पॉइंट कि ग्लोबल साउथ जो है वो इंडस्ट्रियली या इंस्टीट्यूशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा कि वो उस सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सके?
आई थिंक दिस इज़ अ वेरी टाइमली एंड रेलिवेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस पे अक्सर बात होती है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सब एक्टर्स को या सब कंट्रीज़ को कहा जाए कि नाउ यू गो एंड विन द रेस, और उनके पास इक्वल कैपेबिलिटीज़ हों, तो फिर तो जो कोई आगे निकल जाएगा हम कहेंगे कि इट वाज फेयर, यू नो। बट इफ़ सम पीपल आर बीइंग पुश्ड बिहाइंड, राइट, और फिर उसकी बेस पे कुछ लोग आगे निकल रहे हैं, तो देन वी से इट दिस इज़ अनजस्ट, दिस इज़ अनफेयर, राइट। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आज के दौर में डिजिटल कोलोनियलिज्म, जिसने डिजिटल एरा में एक अनइवन या एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बना दिया ना। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, पैसा है तो वो कर सकते हैं। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म मीन्स द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डोमिनेशन ऑफ अनदर कंट्री, राइट। इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, देयर इज़ इमेंस डाटा ऑन दिस। अभी रिसेंट ईयर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर जो लिखी गई हैं। एक है इनह्यूमन पावर बाय एटली मिकोला, और दूसरी है द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म बाय शोशाना जुबॉफ। शी हैपन्स टू बी अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने एक्सटेंसिवली बात की है डिजिटल कोलोनियलिज्म के ऊपर, हाउ द ग्लोबल साउथ इज़ बीइंग पुश्ड बिहाइंड और हाउ द कोर कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग दैम। अब जो डिजिटल कोलोनियलिज्म है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नेक्स्ट स्टेज इन द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ कोलोनियलिज्म। पहले ये होता था कि ट्रेडिशनल टाइम्स में, कॉलोनियल टाइम्स में, देयर वर सर्टन ट्रेडिंग कंपनीज, कॉलोनियल पावर्स, और वो कॉलोनीज़ पे, टेरिटरीज़ पे कब्जा करते थे, टेरिटोरियल एक्विजिशन होता था। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में न्यू कॉलोनियल एरा आया, जिसमें कंट्रीज़, कोर कंट्रीज़ ने जो है वो रिमोटली कंट्रोल करना शुरू कर दिया बाय इन्फ्लुएंसिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज़ ऑफ ग्लोबल साउथ। तो नाउ वी हैव entered the era of digital colonialism, and this is the most potent and formidable form of colonialism, क्योंकि इस एरा में डाटा की गेम है सारी, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट डाटा ग्रैबिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज, और क्योंकि डाटा जब ग्रैब हो रहा है तो उसकी बेस पे टू अ सर्टन एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट, दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ पीपल। क्या वाकई में ये सिर्फ इस तरह की बातें हैं, या इसके बारे में कुछ केस स्टडीज़ भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब एक और भी सवाल पैदा होता है कि ये जो डाटा ग्रैबिंग है ये क्या है, ये पहली बार हो रही है। तो उस वक्त कॉलोनियल एरा में जो लैंड ग्रैबिंग होती थी, तो आज की जो डाटा ग्रैबिंग है, दे हैव द सेम पैटर्न, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो कॉलोनियल अंडरटोन वही है, उस वक्त टेरिटरीज थी, आजकल डिजिटल डोमेन है। तो इस डिजिटल कॉलोनियलिज्म की जो इंजन्स हैं, और उसके ऊपर शोशाना जुबॉफ लिखती हैं, द इंजन्स एंड व्हीकल्स ऑफ दिस डिजिटल कॉलोनियलिज्म आर बिग टेक कंपनीज। तो उसके बारे में हम जानते हैं वो कौन सी हैं। व्हाट दे डू इज़ दैट दे एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम ग्लोबल साउथ एंड दे ट्रांसफ़र इट टू देयर ओन सर्वर्स एंड डाटा सेंटर्स इन ग्लोबल नॉर्थ, और उसकी बेस पे वो सारा उसको प्रोसेस करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं फॉर देयर ओन कैपिटल एंड प्रॉफिट एक्यूमुलेशन। इसको कहा जाता है बिहेवियरल सरप्लस या इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। एटली मैकोला और शोशाना जुबॉफ इस पे एक्सटेंसिवली उन्होंने बात की है। वाकई में ऐसा कुछ हुआ है या हम एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं? तो मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। कुछ साल पहले, बल्कि मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले, फेसबुक ने एक इनिशिएटिव लिया था अफ्रीका में। उसको कहते हैं फ्री बेसिक्स इनिशिएटिव या फ्री बेसिक्स प्रोग्राम। उसका मोटो बड़ा अच्छा था कि वी नीड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड डिजिटल सर्विसेज टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंसिडरिंग दैट दे आर अंडर डेवलप्ड। वहाँ पे जैसे ही फेसबुक वहाँ पे आया, तो बाद में लोगों को पता चला कि फेसबुक हैड कम्प्लीटली मोनोपोलाइज द इंटायर मार्केट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे जितने भी लोकल स्टार्टअप्स थे, लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, दे वर ऑल पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट। तो वो वहाँ पे कम्पीट ही नहीं कर सके। तो फेसबुक ने पूरा कंट्रोल ले लिया, पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, एंड ऑल द डाटा वाज बीइंग ट्रांसफर्ड टू देयर ओन सर्वर्स एंड दे वर मेक मनी आउट ऑफ इट। तो एक तो ये एग्जांपल। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो इट इज़ रिलेटेड टू इंडिजनाइजेशन, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म का एंटोनिम या उसका जो मुतज़ाद हो गया, अपोजिंग फोर्स, वो इंडिजनाइजेशन है, हम कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ हैं,
उस पे हम आते हैं। मैं उससे पहले ये आपसे एड्रेस करवाना चाह रहा हूँ कि आपने जब बात की डिजिटल डिवाइड की या डिजिटल कॉलोनियलिज्म की, ठीक है, अब डाटा जो है कंपनीज के पास अगर जा भी रहा है, ठीक है, वो उसको सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए तो सिर्फ यूज़ कर रही है ना, ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट क्या दिखानी है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बेहतर करना है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये कहा जाता है। मैं इट्स नॉट, शायद मेरा ये कहना ना हो, लेकिन इसकी जो वो है, और ज़ाहिर बात है वो आपको एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। अगर इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, वो बड़ा मशहूर बात है, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, यू आर द प्राइस फॉर दैट। तो ठीक है, मेरे और आपके या हमारे 22 करोड़ लोगों का डाटा उनके पास चला भी गया, वो हमारी हैबिट्स क्या हैं, हमारी मूवमेंट्स क्या हैं, तो इट्स नॉट एन इशू, ये बात की जाती है, तो इसमें कोई मसला है? इसमें तो आपका जो सवाल है उसमें ही आपका जवाब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास मेरा डाटा है और आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माई डाटा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इवन देन इट इज़ माई डाटा। नोबडी हैज़ द परमिशन टू टेक अवे माई डाटा विदाउट माई कंसेंट। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कंसेंट की बेस पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है ना, जिसकी बेस पे अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दैट इज़ फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर कंसेंट नहीं है और उसकी बेस पे जो है वो डाटा फ्लोज हो रहे हैं, दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक ना। तो उसमें ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि ट्रेडिशनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे: लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल जो है वो एक फिफ्थ ऐड हो गया है जिसको हम कहते हैं डाटा। तो डाटा एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, इट इज़ समथिंग दैट वी कैन मेक जनरेट वेल्थ आउट ऑफ। उसकी बेस पे इकोनॉमीज़ खड़ी होती हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है और वो मेरी इजाज़त के बगैर कहीं जा रहा है और मुझे पता भी नहीं है। तो इज़न्ट you don't find any ethical dilemma या ethical concern in this? People should be thinking about it. तो वो जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है उस पे पहला सॉवरेन कंट्रोल मेरा होना चाहिए। मैं तय करूँ कि वो मैं डाटा खुद यूज़ करूँगा या किसी को दूंगा, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज़ इकोनॉमिक पावर and then it is political power of the countries that are being involved. So this is something that we need to understand. तो कोई दुनिया में कोई मिसाल कहीं पे कि हमें नहीं मालूम हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं या उस डाटा की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, या कोई लॉज हैं, ज़रा सा यहाँ पे वीपीएन लग जाए या कोई सो कॉल्ड वीपीएन लग जाए या कोई इस तरह का प्रोसेस होना शुरू हो जाए, तो उस पर आवाम में एक रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में कहीं सक्सेसफुली साइबर सिक्योरिटी के लॉज बनाए गए हों, उसको प्रोटेक्ट किए हो, उसमें वो जो इंडिविजुअल है उसकी भी राइट्स का ख्याल रखा गया हो और नेशन ने अपना भी ख्याल रखा हो, कोई एग्जांपल्स? अच्छा, इसमें मसला ये है कि क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की आपने बात की है, तो साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है, मतलब साइबर एक डोमेन है, उसमें डिजिटल डोमेन उसका एक पार्ट है, नेटवर्क्स एंड डिजिटल डोमेन। तो ग्लोबल कॉमन्स के बारे में आपने सुना होगा। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये है कि कुछ इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं जिन पे जो जुरिस्डिक्शन है वो नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल। जिस तरह स्पेस, हाई सीज, उस पर इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब इंटरनेशनल लॉ उनको गवर्न करता है। देयर आर सर्टन रूल्स, प्रोसीजर्स जिसकी बेस पे पूरी इंटरेक्शन वहाँ पे हो रही है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि साइबर को इंटरनेशनल लॉ गवर्न नहीं करता। यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ना कोई ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं, कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको गवर्न करती हो। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। थोड़ी बहुत इंटरनेशनल लीगल जूरिस्ट ने कुछ रेकमेंड कर दिया है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की हद तक इसके हवाले से कोई काम नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। GDPR इसमें आता है, वो जो यूरोपियन कुछ लॉज बने हैं। जी, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम हुए हैं वो रीजनल या लोकल लेवल पे हुए हैं। अच्छा। रीजनल या कुछ कंट्रीज़ ने खुद किए हैं, और इवन उसके ऊपर कुछ काम ऐसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है वो साइबर सिक्योरिटी चाहती है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हवाले से, तो या तो उसने साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपने बनाए हैं या थर्ड पार्टी के थ्रू उसने साइबर सिक्योरिटी एक्वायर की। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वाला जो अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इवन माइक्रोसॉफ्ट भी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर करता है, व्हिच इज़ कॉल्ड CrowdStrike। इट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी फर्म।
तो जब इंटरनेशनल लॉ उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता और साइबर डोमेन जो इतनी जो है वो कम्प्लेक्सिटी है उसको पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, तो फिर हम डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ लोकल लॉ की बेस पे या सिर्फ रीजनल लॉ की बेस पे? क्योंकि साइबर का इशू ये है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल एक अटैक हो रहा है, डीडॉस अटैक, उसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। वो कहाँ से हुआ, कहाँ जो है उसने अटैक किया, उसमें है प्रॉब्लम ऑफ एट्रीब्यूशन कि ये किया किसने, कहाँ से आया, और इसको हम कैसे, लेट से अगर पता चल भी गया तो उसको कौन से लॉ के तहत अकाउंटेबल ठहराएंगे आप? इंटरनेशनल लॉ तो उसको गवर्न नहीं करता। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया कि फ़लाँ मुल्क का वो बंदा है, उसको APT भी कहते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, तो क्या उस लॉ का कानून उस पर लागू होगा या हमारे उस कंट्री का कानून उस पर लागू होगा या हमारे कंट्री का कानून लागू? तो कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं इंटरनेशनल लॉ में, लोकल लॉज में भी, कि उसको कौन रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और डाटा भी इनसिक्योर होता है। सही। जिस समय इसमें थी कि चाइना ने फॉर एग्जांपल 2017 कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन लॉज भी बनाए, साइबर सिक्योरिटी लॉज भी बनाए, और वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो लेवल्स मल्टी लेयर्स बना के कि एक लेवल 5 का जो डाटा है वो तो विदाउट द परमिशन ऑफ देयर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, आई बिलीव उन्होंने एक बनाई है कि उसके बगैर वो जा नहीं सकता, उसकी परमिशन चाहिए, और फिर रेगुलर असेसमेंट्स हैं, ये सब कुछ है। आई थिंक वो एक अच्छी एग्जांपल भी है जो, क्योंकि हमारे करीब हैं तो हम शायद देख सकते हैं कि वो किस तरह अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बात सर डाटा से आगे निकल गई है, जिस तरह आपने उसकी तरफ इशारा भी दिया, क्लाउड स्ट्राइक। अभी वो जाके एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कांग्रेस में या कि जी की क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सर मैं इसको जब सोचता हूँ, आप सोचें जहाज़ आपका उड़ रहे हैं और वो डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, या वो टावर्स आपके डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या आपके पास जो इवन वारफेयर की टेक्नोलॉजी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे समहाउ डिपेंडेंट है, और आपने शायद गरीब मुल्क है, आपने अरबों रुपए जमा करके कुछ टेक्नोलॉजी ले ही ली, और जब चलाने का वक्त आ गया तो वो अब चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है या उसको इवन जो आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी गवर्न करने वाले जो उसमें प्रोग्राम्स हैं वो किसी और के हाथ में। तो अगर वहाँ पे कोई मसला हो गया तो आपके लिए तो सारी टेक्नोलॉजी फारग हो गई। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है या ये वाकई एग्जिस्ट, मतलब कोई इस तरह का कभी हुआ या मुस्तकबिल में आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह का कुछ होगा? इससे पहले कि मैं इस जवाब पे आऊँ, पहले तो ये बात कि मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कि जितनी भी थ्योरेटिकल बातें होती हैं वो अगर हम थोड़ा सा सब्र करें तो वो एम्पिरिकली प्रूव भी हो जाती हैं आगे जाके ना। तो पहले तो ये थ्योरेटिकल बात लगती थी, लेकिन अभी 2 महीने पहले जो हुआ है उसके बाद तो नहीं लगती। ग्लोबल IT आउटेज हुआ था, उसमें ये है कि ग्लोबल IT आउटेज हुआ, उसने माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अफेक्ट किया। तो क्योंकि विंडोज़ सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सेक्टर्स सिस्टम्स उस पर काम करते हैं, तो उसमें जब मसला आया सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पूरी दुनिया में ग्लोबल IT आउटेज आ गया। 80 मिलियन डिवाइसेस वर अफेक्टेड, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, डिवाइसेस, 80 मिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड। एविएशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमीज, बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ये एक मतलब दिस मेक्स अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि ये जो हुआ है इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन वन सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका तो एक तो जवाब मिल गया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कहा क्राउड स्ट्राइक ने कि वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, टेक्निकल ग्लिच नहीं था, इट वाज अ DDoS साइबर अटैक। जो भी था, दुनिया को नुकसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक आर नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ किधर है? इंटरनेशनल लॉ इन इंसिडेंट्स को कैसे गवर्न करता है? नहीं है तो हाउ वुड यू डील विद दैट? तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, एक लीगल मसला है। तो ग्लोबल IT आउटेज में जो लीस्ट अफेक्टेड थे वो 2 कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लीस्ट अफेक्टेड थे, एक चाइना और दूसरा रशिया, क्योंकि उनका इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तो इंडिया ने भी अपना बना लिया, उसको कहते हैं शायद भारत OS, भार OS, इस तरह कुछ नाम। अच्छा, तो इंडिया ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। वो अपनी डिपेंडेंसीज सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कम कर रहे हैं। अब जिस तरह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लिनक्स है, तो ग्लोबल साउथ में इन सिस्टम्स को प्रमोट किया जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंडिजनाइज किया जाए, उसके वाले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, रिसोर्स एलोकेशन हो, ताकि हम डिजिटली कुछ ना कुछ सॉवरन हो, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो किसी और की टेक्नोलॉजी के ऊपर। दूसरा ये है कि
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने हर चीज़ इंडिजनाइज कर दी, ऑपरेटिंग सिस्टम हर रीजन हर कंट्री के अपने अपने हैं, तो फिर वो जो सीमलेस ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो कैसे होगी? रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल डी ग्लोबलाइजेशन होगी, तो वो इंटीग्रेशन कैसे होगी? आप? तो इंटीग्रेशन हो सकती है इफ़ देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड दे आर ग्लोबली कनेक्टेड थ्रू अ सेट ऑफ एसओपीज प्रोटोकॉल्स, हो सकती है, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अब जिस तरह डॉलर है, यू नो, डॉलर हेल्प्स इन द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, सीमलेस इंटीग्रेशन तो है, बट वो सारी फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री के फेवर में जा रही है, तो इसलिए डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि डी ग्लोबलाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। तो डिजिटल डोमेन में भी हम फेयर और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक हो गया, नाइसली पुट। आई थिंक इट हेल्प्स इन गेटिंग आंसर्स टू सो मैनी थिंग्स। अब इसमें इंडिजिनाइजेशन पे मैं मज़ीद थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। एक तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, पहले इसकी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, फिर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी आऊँगा। हमारे पास तो शायद इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी दें, और तो इसके लिए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, डाटा सेंटर्स हों, टेक्नोलॉजी हो। अभी बात ये करते हैं कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। आप सुनते हैं कि वो हर चीज़ में कहा जाता है कि देयर शुड नॉट बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने इस पर डिस्कशन की। अच्छा, इस पे हम कोई बैकअप बना लेते हैं, या जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया। अब आगे चलते हैं। अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो कि हम खुद नहीं बना रहे, या बहुत से ममालिक नहीं बना रहे, कुछ मुल्क बना रहे हैं। उसमें जैसे मैंने बात की, जहाज़ हो गया, ठीक है, वो कुछ भी हो गया, कमर्शियल हो गया, प्राइवेट हो गया, इवन वॉरफेयर के लिए हो गया, या इस तरह के मज़ीद इक्विपमेंट्स हो गए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गए, कि हमारा फोकस रहता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, और वो इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे ख्याल से हम $2-4 बिलियन अरब तक पहुँचे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम सब कुछ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ मंगवा रहे हैं। तो आई बिलीव, मैंने कुछ डाटा उसमें ढूंढने की कोशिश भी की, तो 400 मिलियन के अराउंड तो कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स को आप ला रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की आप स्टेट बैंक से जाके डाटा उठाएं उनकी रिपोर्ट से, तो वो $5-6 बिलियन रहा है 2022 में, 21 और 22 में। तो वाई नॉट कि हम एक्सपोर्ट को, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करें आईटी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हम लोकली क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, कि ताकि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो, यू नो, मुल्क में रोज़गार भी पैदा हो। आप जैसा, हमारे जैसा नौजवान, या हमसे छोटा उम्र के जो नौजवान जो भागने की कोशिश कर रहे हैं कि उधर इसको हाई स्किल जॉब नहीं मिली, वो भी रुके। तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी कि ये जो टेक्नोलॉजिकली हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो नहीं हो पा रहा? चलें, चैलेंजेस पे तो थोड़ी सी बात हो गई है, आगे थोड़ी सी और भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देता हूँ। कोविड आया था ना, तो कोविड के टाइम पे हम मजबूर थे, एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन एंड वी हैड टू इंटरेक्ट ऑनलाइन, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि सिर्फ 2 ऐप्स यूज़ हो रही थी, या 2 सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे थे, एक ज़ूम और दूसरा गूगल मीट। हम डिपेंडेंट हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते थे ना, कि चले हमारे हाथ भी जकड़े हुए हैं, हम इतना तो कर सकते थे कि वी कुड हैव इनकरेज्ड पीपल टू डेवलप इंडिजिनस ऑनलाइन मीट्स, इंडिजिनस ऐप्स, जिसकी बेस पे हम ऑनलाइन मीटिंग करें। अगर वो उस वक्त हम कर लेते तो इस वक्त हम डिजिटल इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, क्योंकि हमारा एक इकोसिस्टम बन जाता। बेशक डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट ना भी होती, हम एटलीस्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर इनकरेज भी करते तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम हो सकता था। अब क्योंकि आपने चैलेंजेस की बात की, तो पहले तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ग्लोबल चैलेंज की तो हमने बात करी, डिजिटल कोलोनियलिज्म। तो वी कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये भी एक फैक्ट है कि बस वो है तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शुरू में जाएं वापस, जब थ्योरेटिकल चीज़ें हमने कही थी, आई ट्राई टू लिंक डिपेंडेंसी विद इंस्टीट्यूशनलिज्म, और उस वक्त मैंने कहा था कि डिपेंडेंसी है, लेकिन दराजाती बुनियादों पे हम डिपेंडेंसी से निकल सकते हैं। वी कैन टेक इनिशिएटिव्स। तो पहले तो ये है कि स्ट्रेटेजिक विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हम इस डिपेंडेंसी से कैसे निकलेंगे और हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। काम होता है 4 लेवल्स के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ये 4 लेवल्स जब हार्मनी में होते हैं
एक स्ट्रेटेजिक विजन को फॉलो करने में, तब जो है ममालिक तरक्की करते हैं। तो अगर इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो ये भी कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। चाइना का एक विजन है, उसको कहते हैं 2010 में आया था, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसको कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप 2050। उसके अंदर जो उनका स्ट्रेटेजिक विजन है और उन्होंने इन चारों लेवल्स को कैसे इंटीग्रेट किया, उनके अंदर हार्मनी कैसे इस्टेब्लिश की, वो पढ़ना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीवन, पॉलिसी मेकर्स, इवन ऑन टेक्निकल साइड, तो हर किसी को वो पढ़ना चाहिए। तो वी कैन डेवलप समथिंग लाइक दैट, और उसकी बेस पे हम इदारों की तश्कील कर सकते हैं और उसकी बेस पे लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। लीप फ्रॉग का मतलब ये है कि इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 में कुछ खास कर नहीं सके तो डायरेक्ट जंप करेंगे 4.0 पे। तो ये भी एक मतलब एक ऐसी बात है कि जिस पे ना ही यकीन किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब आपके पास बिजली नहीं है, जो कि इंडस्ट्री 2.0 की इन्वेंशन है, और आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इंटरनेट डिसरप्शन है, जो कि इंडस्ट्री 3.0 की इन्वेंशन है, और उसकी बेस पे ही सारे डाटा सेंटर्स चलते हैं। एआई जो है, एआई को बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई चाहिए, डाटा सेंटर्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई चाहिए, और डिजिटल इकोनॉमी के लिए इंटरनेट तो एक पिलर है। तो फिर कौन सा लीप फ्रॉग होगा? तो ये जो गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 के, पहले इनको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो फिल किया जाए, फिर आप कर सकते हैं लीप फ्रॉग, ठीक है? फिर उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। मज़ीद और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उस पर भी अगर आप चाहें तो बात हो। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम पॉलिसी रिकमेंडेशन आज के एपिसोड से लेके जाने जाएं, एक तो ये समझ आ गई कि बेसिक्स को फिक्स करें, ठीक है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरा, उसमें मेरा सवाल भी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसे दोस्त मुल्क को ढूंढें जो हमें कर्जे भी दे देता है, तो वो हमें टेक्नोलॉजी भी ऐसी दे दे जिसमें हम रिलाई कर सकें, और हमारे बिजनेसेस भी उस टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रो करें, और मुल्क की सालमियत भी जो है वो महफूज रहे? देखिए कि जो इंडिजनाइजेशन है ना, वो दो किस्म की होती है। एक होती है इंडिजनाइजेशन अंडर द एम्बिट ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। एक होती है इंडिजनाइजेशन इन ट्रू एसेंस, लेटर एंड स्पिरिट। लैटिन अमेरिका में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं मर्काडो लिब्रा। बड़ा अच्छा कहते हैं मॉडल है इंडिजनाइजेशन का, लेकिन होता ये है कि उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसके अपने रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग उसका अपना है, लेकिन एल्गोरिदम यूएस से आता है, बिग टेक कंपनीज की तरफ से आता है, कंप्यूटिंग पावर वहाँ से आता है। तो अल्टीमेट बेनिफिशरीज बिग टेक कंपनीज ही हैं। इंडिजनाइजेशन का अल्टीमेट जो बेनिफिशरी है लैटिन अमेरिका का, वो बिग टेक कंपनीज है। तो ऑन द कॉन्ट्री अगर हम अली बाबा के एग्जांपल लें, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंडिजनाइजेशन, क्योंकि उनका तो एल्गोरिदम भी अपना है, उनका डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी अपना है, टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेज भी अपनी है। तो आपने बात की कि दोस्त ममालिक कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वल टर्म्स पे हो, वो डिपेंडेंसी ना हो, वो कोलैबोरेशन हो, हम कर सकते हैं। मतलब आप बेशक अगर एल्गोरिदम भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसी शराइत ना हो कि आप जो है वो आपको 20% बेनिफिट हो रहा हो और अगली पार्टी को 80% बेनिफिट हो रहा हो। अगर आप इतने डेवलप नहीं भी हैं तो यू शुड एटलीस्ट हैव दैट इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, ऑन द सीट ऑफ द टेबल व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग। यू शुड एटलीस्ट हैव दैट पॉलिटिकल मसल टू आर्ग्यू एटलीस्ट कि ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मुझे चाहिए इस एग्रीमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कुड बी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, डिजिटल फाइनेंस भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है, कर सकता है। सो एंड पे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। एंड पे आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स? अब जिस आपने 4 लेवल्स बताए हैं, लेट्स बेस और रिकमेंडेशंस ऑन दोज 4 लेवल्स। इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें, सोशल लेवल पे क्या करें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या करें, और नेशन पे क्या करें? देखिए इंडिविजुअल लेवल पे पहले तो ये जितने 4 लेवल्स हैं ना, इनको जो लेवल होल्ड करता है, मतलब द लेवल दैट स्टीयर्स ऑल दीज लेवल्स, गिव्स देम अ डायरेक्शन, दैट इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही तय करती है कि ये 4 लेवल्स में कोहेरेंस और हार्मनी होगी कि नहीं। तो गवर्नमेंट अगर सेंसिटाइज करती है लोगों को, इवन थोड़ा सा अगर ग्रेजुअली भी करना शुरू कर दे, तो फिर ये लेवल्स बहुत अच्छा एक कोहेरेंट वे में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एटलीस्ट अगर मैं लॉग इन करता हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर, तो एटलीस्ट मैं लॉग आउट तो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको लॉग इन करके छोड़ तो नहीं सकता। अगर मैंने छोड़ दिया, देयर इज़ हाई चांस दैट समथिंग बैड विल हैपन।
तो हमारी जो आजकल हमारी एज के लोग हैं वो हर चीज़ में लॉग्ड इन होता है, ठीक है, जितने भी वेबसाइट्स हैं मतलब ऑलवेज साइंड इन, तो हम लॉग आउट क्यों नहीं करते? लॉग आउट करना चाहिए। एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स आवर डाटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्पेशली R&D के हवाले से मैं बात करूँगा कि एक बुक आई थी, उसको कहते हैं ABCs ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 2 तरह की R&D होती है, एक होती है डायरेक्टेड R&D, दूसरी है अनडायरेक्टेड R&D। डायरेक्टेड का मतलब ये है कि दैट लीड्स टू commercialization, commercial services. It leads to innovations in production of goods and services. Undirected, it only leads to peer review publications. तो हमें डायरेक्टेड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अनडायरेक्ट पे भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी को डायरेक्टेड R&D ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और उस बुक में लिखा गया है कि चाइना ज़्यादा डायरेक्टेड पे फोकस कर रहा है, इसलिए जो उसका क्वालिटेटिव आस्पेक्ट है वो वेस्टर्न R&D से बेहतर है। अच्छा, R&D का ये क्वालिटेटिव आस्पेक्ट है, एक क्वांटिटेटिव के पैसा कितना लग रहा है, बट ये एक क्वालिटेटिव आस्पेक्ट है कि दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन, इसलिए उसका R&D वेस्ट से ज़्यादा बेहतर है। उस बुक में एक आगे तो एक तो ये हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर काम करना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे 16 टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मज़ीद डाटा लोकलाइजेशन के हवाले से काम करना चाहिए। जो यंग माइंड्स हैं उनके जो स्टार्टअप्स हैं उस हवाले से एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे वो इनोवेट कर सकें, न्यू आइडियाज़ कुड बी प्रमोटेड। ह्यूमन कैपिटल, की इज़ द ह्यूमन कैपिटल, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसको बिल्ड किया जाए, इसमें एक बहुत अच्छी इंडिया की भी केस स्टडी है। दे हैव अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम समथिंग लाइक दैट। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो अपस्किलिंग करते हैं यूथ की। तो इस तरह कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम ले सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी कुछ लिए जा सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात की थी, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। तो एक ऐसी रेजोल्यूशन पास हो जिससे वो ऑपरेशनलाइज हो जाए और उसकी बेस पे कुछ ऐसे काम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस करना शुरू कर दें जिसकी बेस पे ब्रिज हो सके ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। great. I think this is the right place to end the podcast here. Thank you so much for your time and insights. वेलकम, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। आखिर में आपका इस एपिसोड से क्या की टेक अवे है, अपना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे जहन में तो यही बात आ रही है कि जो हम जितने बिजनेसेस हैं और ये जितनी टेक्नोलॉजिकल हमारे गुरुज़ हैं यहाँ पे, उनको आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड अब कुछ फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी साइबरकास्ट की सीरीज़ में अगर आप देखेंगे, हमने ओपन सोर्स पे भी बात की, हमने इंटरनेट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे भी बात की, हमने कोलैबोरेशंस पे बहुत ज़्यादा बात की। तो अब नाउ इज़ द राइट टाइम कि रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए ग्लोबल जो कुछ हो रहा है, पॉलिसी मेकर्स एंड द टेक लीडर्स ऑफ द कंट्रीज इकट्ठे बैठे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट की चीज़ों पे काम करना शुरू करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।